बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ावियार खान उस वक्त इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि मेरे वजूद की सबसे बढ़िया आजमाइश मेरे सामने आ खड़ी होने वाली है। ये सब एक सुबह शुरू हुआ जब मैं अपने दफ्तर की दुनिया की झमेलों में गुम था। शहर में मेरे कारोबार की शाखें मजबूत हो रही थी और मैं इस भूल भुलैयों से दूर एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था जो हमारे आबाई हवेली और उसके बासियों की मुकद्दर थी। मेरे दादा जान अजीगम खान, जिनका नाम सिर्फ हमारे कबीले में नहीं बल्कि कई इलाकों में एक रोब और दबदबे की अलामत था, वो हमेशा से मेरे लिए सबसे ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत रहे। उनकी हर बात मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती थी और यही अकीदत मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। मैं हवेली वापस आया तो एक अजीब सा सुकून छाया हुआ था। मुझे लगा जैसे किसी बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा हो। मेरी माँ सलमा बेगम कमरे में बैठी परेशान लग रही थी। मैंने उनसे हाल अहवाल पूछा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरे दादा जान अपनी मशहूर जमाना लाठी की टक टक के साथ अंदर दाखिल हुए। उनकी आंखों में वो आग थी जो मैंने बचपन में आखिरी बार देखी थी, वो आग जो 20 साल पहले सरदार असलम खान के खानदान को राख कर गई थी। तो शहर से कब आए तुम? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। दादा जान अभी कुछ देर पहले, मैंने कदमों में बैठते हुए जवाब दिया, क्योंकि उनके सामने झुकना मेरी तरबियत का हिस्सा था। हमारे कमरे में आओ, हमें तुमसे जरूरी काम है। ये अपनी माँ से मिलना बाद में। उन्होंने अपनी आवाज को मजीद भारी करते हुए हुक्म दिया। मैं जानता था वो इस लहजे में बात करते थे तो इनकार की गुंजाइश ही नहीं होती थी। मैं फौरन उनके पीछे चल पड़ा। कमरा क्या था, एक माजी का मकबरा था जहां मेरे खानदान की सदियों पुरानी तारीख दफन थी। उन्होंने मुझे सामने बैठने का इशारा किया और गहरी सांस ली। ज़ावियार, क्या तुम हमारे पोते हो? उनका सवाल मुझे हैरान कर गया। मैं चौंका और बोला, क्या आपको कोई शक है दादा जान? शक तो नहीं, मगर आज हमें तुमसे अपने पोते होने का सबूत चाहिए। बताओ, क्या दे सकते हो सबूत हमें? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहते हैं। अरसा हो गया था जब दादा जान ने इंतकाम या सरदारी के मामलात में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया था। उनके लहजे में जो दबदबा था वो मुझे बचपन की खौफनाक कहानियां याद दिला रहा था। मैं फौरन उनके कदमों में जा बैठा। आपके लिए तो जान भी हाजिर है, हुक्म करें। मेरे अल्फाज मेरी अकीदत का आईना थे। उनके लिए मेरा प्यार हर सही और गलत की तफरीक से मावरा था। ज़ावियार, जो कुछ हमने सुना है अगर वो सच है तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। उन्होंने बात का आगाज किया। कहिए, क्या हुआ है? मेरा तजस्सुस बढ़ता चला जा रहा था। सरदार असलम खान को तो जानते हो ना तुम? मेरे इस बात में सर हिलाने पर उन्होंने दर्द भरी निगाहों से मुझे देखा। हमें खबर मिली है कि उसकी पोती अभी जिंदा है। मेरे मुंह से फौरन निकल गया, दादा जान, अगर वो जिंदा है तो वो सिर्फ असलम खान की पोती नहीं है, आपकी नवासी भी तो है। ये कहते ही मैंने एक गलती कर दी थी। मेरे दादा ने तीखी निगाहों से मुझे देखा और मुंह मोड़ लिया। ज़ावियार, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम सवाल करोगे। तुमने बहुत मायूस किया है। अगर तुम्हें सवालात करने की आदत पड़ी गई है तो हम ये काम तुम्हें कभी नहीं सौंपेंगे। उनके लहजे में दुख था। मुझे फौरन पछतावा हुआ। काश मैं अपनी जबान को काबू कर लेता। मैंने जल्दी से माफी मांगी। दादा जान, माजरत, लेकिन बताएं ना क्या बात है? मैं हूं ना, मैं ही आपका काम करूंगा। बताएं, जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ठीक है, अगर तुम वाकई में दादा जान के पोते हो तो तुम्हें हर हाल में सरदार असलम खान की पोती को ढूंढकर हमारे सामने लाना है। बताओ, क्या कर पाओगे ये? मैं एक लम्हे के लिए खामोश हो गया, जैसे मेरे हलक में कांटे चुभ गए हों। मैंने सोचा था कि वो अब अपने माजी को दफन कर चुके होंगे, मगर वो आज भी वैसे ही थे जैसे 20 साल पहले। मेरी खामोशी पर वो तंजिया अंदाज में बोले, देखा, हमें पता था कि तुम कभी भी इस काम के लिए राजी नहीं होगे, मगर हम ही बेवकूफ थे जिसने तुम पर यकीन कर लिया। खैर, तुम कमरे से जा सकते हो और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ये बात सुनकर मुझे एक शदीद झटका लगा। बचपन से अब तक उन्होंने कभी मुझसे मुंह नहीं मोड़ा था। मेरी मोहब्बत, मेरी अकीदत उन्हें एक लम्हे के लिए भी नाराज नहीं देख सकती थी। दादा जान, यूं मुझसे मुंह मत मोड़े। आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। सरदार असलम खान की पोती चाहिए ना आपको? मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। मैंने ये बात बड़े मुस्तहकम लहजे में कही। मेरे ज़मीर की कमजोर सी आवाज उनकी अजमत के सामने दब कर रह गई। तो ठीक है, जब तुम उसकी पोती को हमारे सामने लाओ तभी हमसे मुखातिब होना। दादा जान ने बगैर कोई लचक दिखाए कहा। वो जानते थे कि यही रवैया मुझसे काम करवा सकता है। वो ये भी जानते थे कि ये काम मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ही वो वाहिद शख्स था जो उनकी दहशत के बावजूद उनसे बेहद प्यार करता था। चलो जाओ अब, उन्होंने बारूब लहजे में कहा और मैं सर हिलाता हुआ कमरे से निकल आया। मैंने दादा जान के सामने तो हामी भर ली थी, लेकिन एक शदीद परेशानी ने मेरे दिल में बसेरा कर लिया था।
अगर मैं असलम खान की पोती को ढूंढ भी लाता हूं तो मुझे यकीन था दादाजान उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं एक मर्द था और एक मर्द को अपने कहे अल्फाज से फिरना जेब नहीं देता। पूरी रात में जागता रहा और खुद को यकीन दिलाता रहा दादाजान के लिए कुछ भी, मगर मैं नहीं जानता था कि यह हामी भरकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मेरी किस्मत की डोरें अब किसी और के हाथ में जा चुकी थी। मैंने अगले ही दिन अपने आदमियों को सरदार असलम खान की पोती की तलाश में लगा दिया, लेकिन शहर इतना बड़ा था कि किसी एक लड़की को ढूंढना ऐसा ही था जैसे घास के ढेर में सुई। मेरा दिल इस काम में नहीं लग रहा था, मेरी तवज्जो किसी और तरफ थी। मुझे अपने कामकाज में वापस मगन होना पड़ा, लेकिन मेरा जहन मुसलसल उस लड़की के ख्यालों में भटक रहा था जो 2 दिन पहले मेरे दफ्तर में आई थी। मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के ट्रस्टीज में शामिल था और इसी हैसियत से मेरा एक शानदार दफ्तर शहर के सबसे आलीशान टावर में मौजूद था। मैं एक जूम मीटिंग में मसरूफ था, एक ऐसा मुआहदा तय कर रहा था जो मेरे कारोबार को एक नई जहत दे सकता था। मेरे सामने लैपटॉप की स्क्रीन पर क्लाइंट के चेहरे थे और मैं पूरी तरह से अपनी गुफ्तगू में डूबा हुआ था। अचानक मेरे कानों में एक नुस्वानी आवाज पड़ी, सुने, क्या आप मुझे एक फेवर देंगे? मेरी मीटिंग में अचानक मुदाखलत मुझे शदीद उलझन और गुस्सा महसूस हुआ। मेरा पीए कहाँ चला गया था? उसे पता नहीं था कि मैं एक अहम मीटिंग में मसरूफ हूँ। मैंने कुछ तल्ख कहने के लिए जैसे ही नजरें उठाई तो मेरा गुस्सा वहीं झाग की तरह बैठ गया। मेरे सामने वो लड़की खड़ी थी जिसकी मासूमियत ने मुझे चंद लम्हों के लिए दुनिया माफिया से बेखबर कर दिया। उसकी आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो मैंने इस जदीद दौर में कम ही देखी थी। मैं कुछ सेकंड तो यूं ही उसे देखता रहा, मगर जब स्क्रीन पर मौजूद क्लाइंट ने मुझे पुकार कर पूछा, जावियर सब ठीक तो है ना? आप ऐसे खामोश हो गए, तो मैं जल्दी से नेटवर्क एरर का बोलकर लैपटॉप बंद कर चुका था। मैंने खुद को संभाला और कदरे सख्त लहजे में बोला, मिस, क्या आपको किसी ने बताया नहीं कि किसी के दफ्तर में जाने से पहले इजाजत लेते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं? मैं अंदर से जितना पुरसुकून होने की अदाकारी कर रहा था, मेरा दिल उतना ही बेचैन था कि किसी तरह इस लड़की से बात करने का कोई बहाना मिल जाए। मेरे लिए इससे अच्छा बहाना और कोई नहीं हो सकता था। सर, आई एम रियली सॉरी, मुझे थोड़ी जल्दी थी, इसीलिए मैंने ख्याल नहीं रखा। मेरी बात पर वो लड़की एकदम रूहान सी हो गई। आई एम सॉरी। इतना कहकर वो चुप हुई तो मैंने उसे बैठने का इशारा किया। मैंने काम पूछने से पहले नाम पूछा, नाम क्या है आपका? महानूर, उसने आहिस्ता से जवाब दिया। सर, मैं बहुत जरूरी काम के लिए आपके पास आई थी। आप स्कॉलरशिप के ट्रस्टी हैं तो मुझे स्कॉलरशिप चाहिए, प्लीज आप सिफारिश कर दे मेरी। वो जिस बातूनी अंदाज में अपनी दरखास्त पेश कर रही थी, मुझे बेहद हंसी आई। वो सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी। देखे ना तो मैं आपको जानता हूँ, ना ही पहले कभी हम मिले हैं, तो कैसे मैं आपकी सिफारिश कर दूं? क्या पता आप फ्रॉड कर रही हूं? मैंने मजा लेते हुए कहा, क्योंकि ये अच्छा मौका था उस लड़की से मजीद जान पहचान बनाने का। देखें, कौन सा आपने अपनी जायदाद मेरे नाम करनी है, बस एक हल्की सी सिफारिश करनी है, कर देना। अब मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको? महानूर सोच में पड़ गई थी। उसे लगा था कि यह काम आसानी से हो जाएगा, मगर मैं तो काफी उसूल पसंद लग रहा था। नहीं सॉरी, मैं आपकी कोई सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए हकदार हैं, समझ रही ना? या तो यकीन दिलाएं वरना जा सकती हैं आप। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि मैं उस लड़की में ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा हूं, तो मैंने फौरन ही खुद को रोका और एक इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज अपनाकर वापस अपने लैपटॉप में गुम हो गया। दूसरी जानिब महानूर को लगा था शायद मैं उसकी मदद कर दूंगा, मगर उसके पास वाकई कुछ ऐसा नहीं था जिससे वो मुझे यकीन दिला सकती कि वो इस स्कॉलरशिप की हकदार है। सो उसने सिर्फ थैंक्स कहा और कमरे से बाहर निकल आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़की इतनी जल्दी वहां से चली जाएगी। मैंने एक लम्हे के लिए उसे रोकना चाहा, लेकिन फिर खुद को रोका और दोबारा से मीटिंग में मसरूफ हो गया। मगर मेरा दिल इस बात पर राजी नहीं था। मैंने पहली बार किसी की सिफारिश की थी, सिर्फ उसकी मासूमियत देखकर, और आज मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कुछ दिन गुजर गए और मेरा दिल हर रोज उस लड़की की तलाश में रहता जिसका नाम महानूर था। मेरे आदमियों ने भी सरदार असलम खान की पोती को ढूंढने के लिए कोई खास कामयाबी हासिल नहीं की थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं खुद से भी उसकी तलाश शुरू करूंगा, लेकिन मेरा जहन अभी भी महानूर के गिर्द ही घूम रहा था। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने अपने आप से लड़ाई शुरू कर दी। जावियर, तुम्हें एक लड़की के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तो हमारा असल मकसद दादाजान का हुक्म पूरा करना है। मगर दिल की कोई और ही कहानी थी। अगले दिन मैंने एक छोटा सा मंसूबा बनाया। मैंने अपने दफ्तर के अमले से महानूर का पता निकाला, ये सोचकर कि शायद उसे स्कॉलरशिप के हवाले से कुछ मालूमात फराहम कर दूं। मैं शहर में उसकी कोठी के बाहर पहुंचा। वो कोठी बहुत खूबसूरत मगर पुराने तर्ज पर बनी हुई थी। जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठे बैठे इंतजार किया तो मैंने उस लड़की को
उस कोठी से बाहर निकलते हुए देखा। मैं हैरान रह गया। इतनी आलीशान कोठी में रहने वाली लड़की को स्कॉलरशिप की क्या जरूरत थी? मेरी सारी अच्छी सोचें एक लम्हे में शक में बदल गई। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी। मैंने 2-3 बार हॉर्न भी बजाया, मगर महानूर किसी गहरी सोच में गुम मुसलसल चलती ही जा रही थी। आखिरकार मैंने अपनी गाड़ी उसके ऐन सामने लाकर रोक दी। महानूर एक लम्हे के लिए चौंकी, और इससे पहले वो गाड़ी रोकने वाले की शान में कुछ कहती, उसकी नजर मुझ पर पड़ गई, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा उसे अजीबोगरीब निगाहों से घूर रहा था। पहले तो उसने मुझे नजरअंदाज करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए शीशे के करीब आई और तीखे लहजे में पूछा, क्या मेरा पीछा कर रहे हैं आप? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, पीछा नहीं करा। कल जिस स्कॉलरशिप के लिए आप आई थी ना, उसकी वेरिफिकेशन करने के लिए आया हूँ। लेकिन मैंने तो कोई भी डॉक्यूमेंट जमा ही नहीं कराए। फिर कैसे? महानूर वाकई में सोच में पड़ गई थी। अभी मैंने आपको एक आलिशान कोठी से बाहर निकलते हुए देखा है, तो मुझे यकीन आ गया है गालिबन आपसे ज्यादा स्कॉलरशिप का हकदार और कोई नहीं है, मैंने तंजिया लहजे में कहा। मेरी बात पर महानूर एकदम बेफर कर बोली, ये बातें आप मुझे तब सुनाए जब आपने अपनी स्कॉलरशिप मेरी हथेली पर रखी हो, ठीक है? और जहां जा रहे थे अपना काम करें। बिला वजह यूं सड़क पर रिश्तेदारियां बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए उसने तेज लहजे में बात की। मैं भी तीखे लहजे में बोला, शर्म नहीं आती आपको किसी और का हक खाते हुए? कल जो स्कॉलरशिप आप लेने आई थी, अगर वो आपको मिल जाती तो क्या आप अपने वजूद पर इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर सकती थी? जानती है ना, वो स्कॉलरशिप हकदारों के लिए है, और आपका घर देखकर मुझे नहीं लगता कि आप कहीं से भी हकदार हैं। देखिए मिस्टर, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैं एक फेयर तरीके से स्कॉलरशिप के लिए सिफारिश लेने आई थी। आपने जो कि नहीं की, सो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब खुदा का नाम है, मुझे यूनिवर्सिटी जाने दें। मैं आपकी किसी सवाल के जवाब दे नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? ये कहकर मानूर वहां से जाने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं गाड़ी से निकलकर महानूर के करीब गया और नरमी से बोला, अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन आपको भी अपनी गलती मान लेनी चाहिए। कौन सी गलती, जब मैंने की ही नहीं? वो तड़क कर बोली। तो मैं खामोश हो गया। वो लड़की इतनी सीधी और मासूम नहीं थी जितना मैं उसे समझ रहा था, मगर पता नहीं क्यों मैं खुद को उसकी जानिब खींचने से रोक भी नहीं पा रहा था। एक अजीब सी कशिश थी उस लड़की में, जैसे वो सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। पता नहीं मैं क्या सोचे जा रहा हूँ। मैंने खुद को हाल में धकेला और महानूर पर एक निगाह डाली जो मेरे रास्ता छोड़ने के इंतजार में खड़ी थी। अच्छा, क्या तुम मुझे यूं फ्रॉड से स्कॉलरशिप लेने की वजह बता सकती हो? अगर वो वाकई में ऐसी हुई कि तुम सच्ची साबित होती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैंने नपेतुले अंदाज में कहा। यू नो मिस्टर, मुझे तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं चाहिए। साथ ही उसने बैग से वो पैसे निकालकर मुझे दिखाए जो उसकी बीजान ने उसे दिए थे। ये देखो, जितने पैसे चाहिए थे वो मुझे मिल गए हैं। अगर वजह जानना चाहते हो और साथ में इतने फारिग भी हो तो खुद चलकर देख लो ये झूठ मैंने क्यों बोला था। लेकिन मुझे पता है इतने फारिग तुम होगे नहीं, सो काम से काम रखो और मेरा रास्ता छोड़ो, महानूर ने चबाने वाले अंदाज में कहा। नहीं, फारिग हूं मैं, दिखाओ मुझे भी तो पता चले कि आखिर तुम किस काम की वजह से झूठ बोल रही थी, मैंने गैर मुतवक्के तौर पर कहा। तो महानूर मुझे देख कर रह गई। अच्छा, खैर, फलां जगह पहुंच जाना तुम, चलो मैं तुम्हारे पीछे ही आ रही हूँ, महानूर ने पुरएतमाद लहजे में कहा। मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम झूठ नहीं बोल रही? मेरे पास गाड़ी है, चाहो तो चल सकती हो। मैंने मौका नहीं छोड़ा। और मैं कैसे यकीन कर लूं कि मैं तुम्हारे साथ महफूज रहूंगी? महानूर एक कदम पीछे होते हुए बोली। तो मैंने मुस्कुराकर उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल दिया, जिस पर वो बगैर किसी एतराज की खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर में वो उस अस्पताल पहुंचे जहां उसकी सहेली की माँ एडमिट थी। ये देख लो, इन खातून को कैंसर है, ऑपरेशन था, सो स्कॉलरशिप का कहकर जो पैसे मिलने थे वो इनके लिए ही लेने थे मैंने, मगर अब जरूरत नहीं, मेरी बीजान ने मदद कर दी है। और हाँ, अगर तुम्हें यकीन आ गया हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हुई और मैं खामोशी से मजीद कोई बात कहे बगैर वहां से चला आया। पूरे रास्ते मैं अपने जहन से महानूर को झटकने की कोशिश करता रहा, मगर वो लड़की पूरी तरह से मेरे दिमाग पर हावी हो चुकी थी। मुझे उसके लिए सिर्फ एहतराम और अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो दादाजान का फोन आ गया। मैंने गाड़ी एक जानिब रोककर फोन सुना। वो सरदार असलम खान की पोती के मुतालिक ही पूछ रहे थे। देखो जावियार, मुझे डरखाना मत, एक हफ्ता है तुम्हारे पास, तो इस एक हफ्ते के अंदर अंदर किसी भी हालत में मुझे वो लड़की चाहिए, समझ रहे हो ना? मैंने जी अच्छा कहकर फोन रखा और परेशानी से अपना माथा खुजाने लगा। यार, ये बैठे बैठे दादाजान को क्या मुसीबत पड़ गई है। अगले दिन मैंने सलमा बेगम को फोन करके उस दाई का पता लिया जो उनकी हवेली मदद लेने आई थी और जिसने ये खबर सुनाकर दादाजान को दोबारा माजी में धकेल दिया था। वो दाई उस वक्त शहर में ही थी, बस कभी कभार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए गांव आती जाती रहती थी।
एक दो दिन में जैसे तैसे करके मैंने उस दाई का पता भी ढूंढ निकाला। जैसे ही पता मिला तो मैं फौरन उसके घर पहुंचा और जाकर बगैर तमीज के असलम खान की पोती का पूछा। पहले तो वो दाई घबरा गई, जिस पर मैं नरमी से बोला, देखिए मासी, आप मामले की संजीदगी को समझ नहीं पा रही हैं। मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता तय हुआ है। मुझे तो लगता था कि वो मर गई है, मगर अब चूंकि वो जिंदा है तो मैं उस लड़की को छोड़कर भला किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। आप अच्छी भली समझदार हैं, बाहर की औरतों और खानदानी औरतों का फर्क आपसे बेहतर कौन समझ सकता है। दाई मेरी बातों में उलझ गई। तभी उसने पूरी बात बता दी कि फलां जगह पर सरदार के आदमी उसे लेकर गए थे। सरदार की बीवी भी जिंदा थी उस वक्त, लेकिन इतने वक्त से वो दोबारा कभी भी नहीं मिली। अब नहीं जानती कि वो जिंदा भी है या नहीं। पता क्या याद है अच्छे से मासी तुम्हें? मैंने परेशानी से पूछा। ये वो वाहिद औरत थी जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा सकती थी। कितने साल पहले की बात है, तभी गई थी। अब तो जगह का नाम वगैरह सब कुछ भूल गया है, लेकिन सरदार असलम खान का एक मुलाजिम था, वो अब भी गांव में होगा। सरदार के मरने के बाद उसने अपनी दुकान खोल ली थी। उसे इल्म होगा सरदार की कोठी का, क्योंकि सब कहते हैं वो सरदार का राजदार था। दाई ने उस आदमी का पता बताया तो मैं उसी वक्त गांव वापस पहुंचा और जाकर उसके मुतालिक उस आदमी से पूछा। वो साफ मुकर गया और बोला, मैं नहीं जानता। सरदार असलम खान ने कोठी बनवाई थी, मगर फिर वो मर गया तो लोगों ने कब्जा जमा लिया। वैसे भी अब बूढ़ा हो गया हूँ और यादाश्त भी काम करना छोड़ चुकी है। मैंने अड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर वो आदमी हाथ आकर नहीं दे रहा था। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी, हवेली वापस आ गया, लेकिन आकर एक दो आदमियों को उसकी जासूसी पर लगा दिया। हो सकता है उस शख्स की कोई कमजोरी मेरे हाथ लग जाए, जिसका इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा लें। एक दो दिन के बाद भी जब ऐसा वैसा कुछ भी हाथ नहीं लगा तो मैं भी अपने काम में वापस मगन हो गया और सोचने लगा कि क्या कोई और राह निकल सकती है। तभी मुझे मेरे बंदे का फोन आया कि वो शख्स शहर जा रहा है। इससे पहले सरदार असलम खान की जमीनों में बैठे मज़ारों से कुछ पैसे लिए हैं और अब वो शहर जा रहा है। ये बात सुनकर मैं झटक गया। सरदार असलम खान की जायदाद अभी भी मौजूद थी, बस कुछ बड़ी लोगों ने कब्जा किया था। फिर बाकी जायदाद कौन देख रहा था? यहाँ पर मुझे यकीन हो गया कि वो शख्स ही उन जमीनों की न सिर्फ हिफाजत कर रहा है, बल्कि उनसे आने वाला पैसा भी शायद सरदार असलम खान की पोती तक पहुंचा रहा है। मैंने अपने बंदे से कहा, तुम इसका पीछा करते रहो। ठीक 1 घंटे के बाद मुझे एक जगह का पता मिल गया। मैं ऑफिस से जल्दी फारिग होकर वहां चला आया, लेकिन जब पता देखा तो मैं जितना हैरान होता उतना कम था, क्योंकि वो पता किसी और का नहीं बल्कि उस लड़की का घर था जो मुझसे झूठ बोलकर स्कॉलरशिप की सिफारिश करवाने के लिए आई थी। ओ मेरे खुदाया, क्या ये वही लड़की है? सरदार असलम खान की पोती है? ये सोचकर मुझे होल उठ रहे थे, लेकिन अभी मैं कोई भी बात वाज़ेह नहीं कह सकता था। पहले मुझे तस्दीक करना होगी। ये सोचकर मैंने एक मंसूबा तैयार किया। मैं अपनी शनाख्त छुपाकर उस घर में चला गया जहाँ एक बूढ़ी सी औरत ने मुझे अपने घर के अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मैंने उन्हें यही बताया था कि मानूर की स्कॉलरशिप अप्लाई हो गई है तो वही देने आया हूँ। पहले तो उन्हें उस पर यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने एक कहानी बनाकर न सिर्फ सुनाई बल्कि चेक भी उन्हें दिया तब वो मेरी बात मानने लगी थी। बैठो बेटा, बस मानूर आने ही वाली होगी। वैसे ये काम यूनिवर्सिटी का है तो तुम घर क्यों चले आए? क्या वहां पर यह काम नहीं हो सकता था? ये सवाल उन्होंने बड़े तीखे लहजे में पूछा, जिसका मैंने बड़े तहम्मुल से जवाब दिया। माँ जी, आपकी बच्ची का जो जज्बा है उसके लिए कुछ भी करना मुमकिन है। हम जानते हैं उसने स्कॉलरशिप अपनी दोस्त की मदद करने के लिए अप्लाई की थी, मगर वो रिजेक्ट हो गई, तो मैं ज़ाती तौर पर उन खातून की मदद के लिए ये पैसे लाया हूँ। इस बात पर वो बड़ी भी बहुत मुतासिर हुई। मुझे मजीद तस्दीक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं उन्हें ख़ानदानी तस्वीर में देख चुका था। वो सरदार असलम खान की बीवी थी और मेरे दादा की सौतेली भाभी। हम यूं ही बातें कर रहे थे जब अचानक ही मानूर आ गई। पहले तो वो मुझे देखकर ठिठकी, मगर फिर तहम्मुल से यहाँ आने की वजह पूछी तो मैंने साफ साफ बता दिया कि कुछ पैसे लाया उन खातून के लिए। वो खामोश हो गई तो मैं भी वापस आ गया। मेरा दिल अजीब तरह से उथल पुथल हो रहा था। हाँ, मुझे लड़कियों में दिलचस्पी लेना अच्छा लगता था, लेकिन मानूर को देखकर पहली मर्तबा मेरे दिल में कोई उसके लिए बुरा ख्याल नहीं आया, बल्कि मैंने उसे पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। वो बिल्कुल वैसी थी जैसी मैं अपनी लाइफ पार्टनर चाहता हूँ, मासूम और खूबसूरत। उसके साथ साथ उसका अंदाज भी ज़रा तीखा था और वही मुझे लुभा गया। क्या दादाजान उसे मार देंगे? यही बात रह रहकर मेरे दिमाग में कुलबुला रही थी। मैंने पहले सोचा कि दादाजान को मना कर देता हूँ कि सरदार असलम खान की पोती को ढूंढने में नाकाम रहा हूँ, मगर फिर ये सोचकर चुप कर गया कि मैं एक मर्द हूँ और किसी मर्द को ये बात जेब नहीं देती कि वो अपने कहे अल्फाज से फिरे। पूरी रात में इसी तरह जागता रहा और इसी बात पर सोच विचार करता रहा।
अगले रोज मैंने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। मेरे लिए उस लड़की से ज्यादा अपने दादाजान की बात की अहमियत है। मैं उसे लाकर उनके सामने खड़ा कर दूंगा, फिर चाहे वो जो भी फैसला लें। मैंने ठोस फैसला कर लिया था। तभी अगले रोज फिर से शहर उनके घर जा पहुंचा। मैं भी महानूर की देखा देखी उन्हें बीजान ही बुलाने लग गया था। सो नरमी से जाकर कहा, बीजान, मैं जानता हूं आप सरदार असलम खान की बीवी हैं और ये उनकी पोती। इस बात पर वो खातून एकदम से बौखला गई। डर और खौफ उनके चेहरे से साफ वाज़ेह हो रहा था। तुम ये सब कैसे जानते हो, और जानते भी क्यों हो? क्या तुम्हें किसी ने हमारे पीछे भेजा है? उस वक्त महानूर घर पर नहीं थी। मैं खड़ा उनकी बात सुनता रहा। उसके बाद तहम्मुल से बोला, सरदार दादाजान आपकी पोती को उठाकर ले गया है। सो अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो मैं आपको वहां ले जाने आया हूं, अगर नहीं तो आपकी मर्जी। मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही उन्होंने कहा कि मुझे फौरन मेरी पोती के पास ले चलो। वो शैतान अब तक जिंदा भी है और हमारा पीछा नहीं छोड़ा। मेरा पूरा खानदान खा गया, मगर अब भी हमारी बू सूंघता हुआ यहाँ पहुंच गया है। देखो बेटा, फटाफट मुझे वहां ले जाओ, इससे पहले कि वो मेरी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाए और मैं अपने हाथ मलती रह जाऊं। वो बेहद बेकरार लग रही थी और मुझे उन पर एक लम्हे के लिए तो तरस भी आया, मगर जल्दी खुद पर काबू पा लिया, क्योंकि मेरी हमदर्दी और ईमानदारी के हकदार वो नहीं, मेरे दादाजान थे। मैंने उन्हें अपने बंदे के साथ हवेली भेज दिया। दूसरी जानिब जब मानूर घर आई तो मैं बंद दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। आप फिर से आ गए, आखिर चाहते क्या है? बताया ना, हो गई गलती कि स्कॉलरशिप मांगने चली आई आपके दफ्तर, मगर आपने तो पीछे ही पकड़ लिया है। खुदा का नाम है, जान छोड़ दे हमारी। आखिर में उसने दोनों हाथ जोड़कर मेरे सामने कर दिए तो मैं पुरसुकून लहजे में बोला, ये सब मुझे नहीं, सरदार दादाजान को बोलना। चलो अभी। उसे मेरी बात की जल्द ही समझ आ गई थी। मतलब तुम जानते हो सरदार दादाजान को, या उसी ने भेजा है तुम्हें हमारे पीछे? बताओ कौन हो तुम, वरना मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। देखो, जिसे बुलाना हो हवेली चलकर बुलाना। आपकी बीजान हवेली में है तो आपको भी वहीं जाना होगा। मेरी बात पर महानूर की आंखें खुली की खुली रह गई। उसे मरकर भी यकीन नहीं आ सकता था कि जिस दादाजान से उसकी बीजान उसे सारी उम्र डराती धमकाती रही थी, वो यूं अचानक उनके सामने आन खड़ा होगा। तुम झूठ बोल रहे हो। महानूर ने बड़ी तेजी से आपसे तुम तक का सफर तय किया। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की? चलो, हमें देर हो रही है, मैंने मुंह बनाकर कहा। मगर महानूर अपनी जगह से नहीं हिली तो मैंने फौरन अपने बंदे को वीडियो कॉल मिलाकर महानूर के सामने कर दिया, जहां उसकी बीजान वाज़ेह दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो एक लम्हे की भी ताखिर किए बगैर ही उछलकर गाड़ी में बैठ गई। काश तुम यूं ही उछलकर मेरी जिंदगी में भी आ जाओ, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा, क्योंकि मैं खुद को यकीन दिला चुका था कि दादाजान कुछ भी हो अपनी नवासी के साथ बुरा सलूक नहीं कर सकते, या अगर किया भी तो मैं उन्हें बता दूंगा कि मैं महानूर को पसंद करता हूँ। फिर तो कम से कम वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में हम दोनों भी हवेली पहुंच गए, जहां बीजान लॉन में बैठी हमारे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही महानूर गाड़ी से उतरकर उनके सामने गई तो उससे मिलने के बजाय वो मेरे तक आई और मेरा गिरेबान थाम कर कहा, तुमने धोखा दिया, झूठ बोला है कि महानूर हवेली में मौजूद है। तुम मक्कार इंसान हो। जानते हो आज तुमने जो हरकत की है, मेरा एतबार खत्म कर दिया है इंसानों पर से। मैं खामोशी से उनकी बात सुनता जा रहा था, क्योंकि उनका बोलना हक बजानिब था। बीजान, मैंने कुछ कहना चाहा, मगर बीजान ने मुझे फौरन ही खामोश करवा दिया। खबरदार, जो ये झूठे रिश्ते मेरे साथ बनाए, तुम्हारी जबान गुद्दी से नोच लूंगी, समझ रहे हो? जिसके पोते और जिसका खून हो उसी का रहो। तुम्हारा दादा मेरे खानदान को उजाड़ गया, मगर उसे चैन नहीं पड़ा तो तुम्हें भी अपने साथ उसी राह पर लगा दिया है। वो मुसलसल बोलती जा रही थी। जब मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई तो मैंने मुलाजिम से कह दिया कि उन्हें उनका कमरा दिखाए और कड़ी नजर रखना, जब तक दादाजान खुद उनसे मिल नहीं लेते। मुझे मुलाजिम से पता चला था कि दादाजान उस वक्त घर में नहीं थे, हालांकि मैंने खुद फोन करके उन्हें इस मामले के मुतालिक बताया था। फिर वो कैसे घर से जा सकते हैं? ऐसा भी क्या जरूरी काम उन्हें पड़ गया है? अपनी ही सोचों में मगन मैं भी कमरे में आ गया। शाम तक मैं दादाजान का इंतजार करता रहा, मगर वो वापस नहीं लौटे। उन्होंने फोन करके बता दिया था कि कोई मसला हो गया है उनके दोस्त को, तो वो कल तक आ जाएंगे। अगला दिन भी गुजर गया, मगर वो नहीं लौटे। अब की मर्तबा मैं काफी परेशान हो गया था, सो आराम से गाड़ी लेकर उनके पास पहुंचा तो क्या देखा कि दोनों दोस्त मजे से घोड़े की जीज देख रहे हैं। इस बात पर मुझे बहुत ताव चढ़ा, मगर मैं सब्र से काम लेता हुआ एक कोने में खड़ा होकर इंतजार करने लगा। जब वो फारिग हो गए तो मैंने अपनी गाड़ी ऐन उनके सामने ले जाकर रोक दी और कहा, गाड़ी में बैठे दादाजान। सरदार जीगम काफी शशोपंज का शिकार लग रहे थे, लेकिन वहां बहुत सारे लोग थे, सो वो मुझे इनकार नहीं कर सके और खामोशी से गाड़ी में बैठ गए। दादाजान,
भाग रहे हैं अपनी नवासी से, या फिर ये वो गुस्सा है जिससे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके हाथों अंधे होकर अपनी नवासी की जान न ले लें? मैंने तभी आवाज में कहा। दादाजान खामोशी से बैठे रहे। मैंने मजीद एक दो बातें की, मगर दादाजान ने उनमें से किसी बात का भी जवाब नहीं दिया था। जब गाड़ी घर के अंदर दाखिल हुई तो वो आहिस्तगी से बोले, जावियार, मैं थक गया हूं, अभी किसी से भी नहीं मिलना चाहता, सो जब तक कहूं किसी को भी मेरे सामने ना लाना। मैं उन्हें समझाना चाहता था कि आखिर कब तक आप यूं ही भागते रहेंगे, एक ना एक दिन तो सामना होकर ही रहना है, मगर ये सब कहने की नौबत ही नहीं आई। जब दादाजान गाड़ी से उतरे तो बीजान और महानूर दोनों ही लॉन में बैठी हुई थी। उनके करीब दो मुलाजिम उनकी हिफाजत के लिए खड़े किए गए थे। जैसे ही दादाजान गाड़ी से उतरे तो उन्होंने अपना रुख बदल लिया। इससे पहले कि वो वहां से जाने के लिए कदम उठाते, महानूर तेजी से चलती हुई उनके ऐन मुकाबिल आकर खड़ी हो गई। उसकी रंगत सफेद थी, जो उस वक्त गुस्से के बाइस गुलाबी हो रही थी। 1 मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? कल से मैं और मेरी बीजान सूली पर लटकी हुई हैं। ऐसी भी कौन सी दुश्मनी मोल ले ली है मेरे दादा ने, जो आप उनकी मौत के बाद भी ये सब खत्म नहीं कर पा रहे? मैं एकदम खामोश हो गया। मुझे डर लग रहा था, क्योंकि आज तक दादाजान के साथ किसी ने इस तरह की बात नहीं की थी, मगर वो लड़की ऊंची आवाज में बारोब तरीके से खड़ी सवाल पर सवाल कर रही थी। मैंने उसे खामोश करवाना चाहा तो वो हाथ उठाकर बोली, आपका जितना किरदार था वो आपने निभा लिया, अब हम दोनों का मामला है। सो बताइए सरदार जेगम खान, क्या सजा देना चाहते हैं हम दोनों कमजोर खवातीन को? मारना चाहते हैं? चले मार ले। एक मेरी बीजान है जो अपनी जिंदगी की आखिरी घड़ियां गिन गिन कर गुजार रही हैं, और एक मैं हूं जिसने जिंदगी को हमेशा आपके खौफ में रहकर ही गुजारा है। अच्छी बात है, आजाद कर दें हमें अपने खौफ की बेड़ियों से। दादाजान ने सख्त निगाहों से महानूर को देखा, जो मुसलसल बोलती ही चली जा रही थी। वो उसे रोकना चाहते थे, मना करना चाहते थे, मगर महानूर किसी बिपरी शेरनी की मानद जवाब मांग रही थी। दादाजान एक कदम आगे बढ़े तो मैं चौकन्ना हो गया, क्योंकि मुझे डर था दादाजान उस नन्ही सी लड़की को थप्पड़ न लगा दे। जहां दादाजान ने एक कदम मजीद आगे बढ़ाया, मैं सीधा हो गया। इससे पहले मैं उन्हें किसी भी किस्म की कार्रवाई से रोक पाता, दादाजान ने आगे बढ़कर महानूर को खुद के सीने में भींच लिया। पूरी सिचुएशन एकदम से बदल कर रह गई। हर कोई हैरान था कि भला दादाजान का ऐसा नरम दिल भी हो सकता है। वो महानूर को गले से लगाए जोर जोर से रो रहे थे। ये वहां मौजूद लोगों के लिए पहली मर्तबा था कि उन्होंने दादाजान को रोते हुए देखा था। जहां बाकी सब हैरान थे, वहां महानूर को भी समझ नहीं आ रही थी कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। कुछ देर के बाद दादाजान उससे अलग हुए तो साथ ही अपने हाथ बांधकर घुटनों पर बैठ गए और बोले, मुझे माफ कर दो बच्चे, मैं सारी उम्र अपनी आग में ही जलता रहा। बेटियां क्या होती हैं इसकी समझ मुझे अब आ रही है। मैं तो दिन में कई मर्तबा ख्वाहिश करता हूं कि मेरी बेटी जिंदा होकर वापस पलट आए, मगर ऐसा मुमकिन नहीं, तो खुदा ने तुम्हें भेज दिया। देखो, बनी बनाई नायला हो, वही आवाज, वही शक्ल सूरत। मुझे माफ कर दो नायला। वो शदीद रोते हुए उन्होंने महानूर को ही नायला पुकार लिया। दूर बैठी बीजान की आंखों से भी आंसू की लड़ी बहने लगी थी, बल्कि वहां मौजूद हर नफ्स रो रहा था। मैं भी अजीब व गरीब हैरत में मुब्तला था, क्योंकि मैं दादाजान से हर तरह के रवैये की उम्मीद रख सकता था, सिवाय एक माफी के लफ्ज की। मगर उस वक्त मेरी आंखें जो देख रही थी वो बेहद खूबसूरत मंजर था। काफी देर ही गिले शिकवे, माफिया तलाफियां होती रहीं। उसके बाद महानूर अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अचानक से मेरी आंख खुली। दिल बेहद घबरा रहा था। मैं कमरे से निकलकर बाहर बालकनी पर आया तो देखा नीचे लॉन में महानूर बैठी हुई है। उस वक्त वो वहां पर क्या कर रही थी, ये सोचते हुए मैं नीचे उसके ऐन सामने जाकर खड़ा हो गया। महानूर ने मुझ पर एक निगाह डालकर खफगी से रुख मोड़ लिया तो मैं बेसाख्ता मुस्कुराते हुए बेंच पर उसके साथ बैठ गया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, मगर मांग नहीं सकता। क्यों? महानूर ने तड़क कर पूछा तो मैं अपनी मुस्कुराहट जब्त करते हुए बोला, क्योंकि माफी मांगने का जो ट्रेंड दादाजान ने सेट किया है उसके मुताबिक मुझे तुम्हें भींच कर गले लगाना होगा, और बगैर शादी के ऐसा कर नहीं सकता। तो कल ही बात करता हूँ दादाजान से कि हमारी शादी तय कर दें। भाई, मुझे माफी मांगनी है तुमसे। हो सकता है शादी के बाद ज्यादा अच्छे से माफी मांग लूं। और हाँ, एक बात कहूं, मुझे माफ बिल्कुल भी मत करना, ताकि मैं हर रोज ऐसे ही माफी मांग सकूं। आखिरी बात मैंने कहकहा लगाकर मुकम्मल की, जिस पर महानूर मुझे देख कर रह गई। कितने बेशर्म हो तुम। अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश में वो सिर्फ यही कह सकी, लड़की छोटी हो तुम मुझसे, और कैसे मुखातिब कर रही हो? मैंने बनकर कहा, जिस पर वो सर झटक कर रुख मोड़ गई। अच्छा बताओ, क्या माफ कर दिया है तुमने मुझे? मैंने संजीदगी से पूछा तो वो सोचते हुए बोली, जब माफी मांगोगे
तो माफ भी कर दूंगी, यानी ये रिश्ता पक्का समझो। उसकी बात को समझते हुए मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर तब तक महानूर वहां से जा चुकी थी। मेरा दिल खुशी से भर चुका था। महानूर के जाने के बाद भी मैं काफी देर वहीं बैठा रहा। रात के सन्नाटे में उसकी आखिरी बातें गूंज रही थी, जब माफी मांगोगे तो माफ भी कर दूंगी। दिल चाहा फौरन जाकर उससे माफी मांग लूं, मगर फिर ख्याल आया कि वो लम्हा खुद अपनी शिद्दत से आना चाहिए, जैसे किसी मुकद्दर का मोड़। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने कमरे में लौटा। आसमान पर बादल छाए हुए थे, जैसे फिजा भी मेरे दिल के रंग में रंगी हो। दादाजान के कमरे से हल्की सी रोशनी झांक रही थी, मगर दरवाजा बंद था। सोचा सुबह बात कर लूंगा, मगर नींद उस रात मेरे करीब नहीं आई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम उठाऊंगा। न सिर्फ दादाजान से महानूर के बारे में बात करनी थी, बल्कि एक नए रिश्ते की बुनियाद भी रखनी थी। मैं नाश्ते की मेज पर पहुंचा तो माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश था। सलमा बेगम, मेरी माँ, उनके चेहरे पर इत्मीनान की जगह एक अनजाना खौफ था। मैंने पूछा, सब खैरियत तो है? उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा। हाँ, सब खैरियत ही है। ज़ीगम खान सुबह फजर के बाद किसी से मिलने गए हैं, कहकर गए हैं कि शाम तक लौट आएंगे। मैं खामोश रहा, मगर दिल में खटक बढ़ गई। वो हमेशा किसी मामले को खत्म किए बगैर घर से नहीं निकलते थे। मैंने चाय का घूंट भरा ही था कि बीजान आहिस्ता आहिस्ता लॉन में आई। उनके कदमों में लर्जिश थी, मगर आंखों में अजब सुकून। वो मुझसे कहने लगी, बेटा ज़ावियार, अगर तुम सच में अपनी माँ के दूध का हक अदा करना चाहते हो तो आज एक वादा करो। मैंने झुककर कहा, जी बीजान, हुक्म करें। महानूर का ख्याल रखना। वो इस खानदान के जुल्म और बद्दुआ के दरमियान पलकर पड़ी हुई है। अब उसके नसीब में मजीद आंसू नहीं होने चाहिए। मेरी आंखें खुद ब खुद झुक गईं। उनकी बातों में दर्द के साथ साथ एक अजीब पेशगोई थी। मैंने वादा कर लिया, मैं अपनी जान से ज्यादा उसका ख्याल रखूंगा। बीजान ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे वादे पर साबित कदम रखे। दिन चढ़ने के साथ ही हवेली में हलचल बढ़ गई। मुलाजिम दौड़ते फिरते थे, जैसे किसी बड़े मेहमान की आमद मुतवक्के हो। मैंने पूछा तो पता चला कि ज़ीगम खान ने आज एक खास दावत रखी है। कबीले के चंद पुराने लोग बुलाए गए हैं। दोपहर के वक्त जब दादाजान वापस आए तो उनकी आंखों में एक अजीब रोशनी थी। वो खामोशी से अंदर आए और सीधे अपने कमरे में चले गए। कुछ देर के बाद मुझे बुलाया, ज़ावियार, तुमसे एक बात करनी है। मैं अंदर गया तो वो मसनद पर बैठे थे, सामने पुरानी तस्वीरों का एक ढेर। उनकी उंगलियां एक तस्वीर पर रुकी हुई थी। एक कम उम्र लड़की मुस्कुराती हुई, आंखों में मासूम चमक। ये तुम्हारी दादी की तस्वीर है, नायला। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन दादी तो बचपन में ही फौत हो गई थी ना? ज़ीगम खान ने गहरी सांस ली। हाँ, मगर नायला सिर्फ मरकर नहीं गई थी, उसे हमने खुद अपने गुरूर में खो दिया। यह कहकर उन्होंने मेरी तरफ देखा। ज़ावियार, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत गलत फैसले किए। दुश्मनी ने मुझे अंधा कर दिया, मगर आज मैं चाहता हूं कि मेरा पोता वो गलती ना दोहराए। मैं चौंक गया। दादाजान, आपकी मुराद? उन्होंने धीरे से कहा, महानूर तुम्हारे लिए है ज़ावियार। मैंने उसे दुश्मन की पोती समझा, मगर वो मेरे अपने खून की शर्मिंदगी है। अगर तुम उसे कबूल करो तो शायद मेरा गुनाह हल्का हो जाए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दादाजान, मैं तो पहले ही अपना फैसला कर चुका हूं, बस आपकी इजाजत का मुंतजर था। ज़ीगम खान की आंखों में नमी आ गई। तो फिर जाकर अपनी माँ को कह दे कि शादी की तैयारी करे, मगर सुन, ये शादी सादगी से होगी, किसी शोर शराबे के बगैर। मैंने पहली बार उनके चेहरे पर सुकून देखा। रात तक पूरा घर एक नरम सी मसरूफियत में डूब गया। महानूर को जब खबर मिली तो वो साकत रह गई। पहले तो यकीन ही नहीं किया, फिर धीरे से बोली, ये सब इतनी जल्दी? मुझे लगा ज़ीगम खान कभी कबूल नहीं करेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत दुश्मनी से ज्यादा ताकतवर होती है। तुमने उनके दिल के दरवाजे खोल दिए जहां सालों से नफरत कैद थी। महानूर ने नजरें झुका ली। मैं नहीं जानती ज़ावियार, ये सब ख्वाब सा लगता है, जैसे किसी लम्हे आंख खुलेगी और सब खत्म हो जाएगा। मैंने नरमी से कहा, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहता हूं कि कभी न जागूं। हम दोनों लॉन में बैठे देर तक बातें करते रहे। चांदनी मध्यम थी, हवा में खुनकी थी, मगर दिलों में एक नरम सी गर्मी जाग रही थी। अगली सुबह निकाह की तैयारी शुरू हुई। हवेली में पहली बार हंसी की गूंज सुनाई दे रही थी। सलमा बेगम ने महानूर को रूसी जोड़ा दिया, वही जो कभी उनके निकाह के वक्त ज़ीगम खान ने अपनी बहू को दिया था। दोपहर के वक्त मौलवी साहब आए। ज़ीगम खान खुद गवाह बने। मैंने महानूर का नाम सुनते ही दिल में शुक्र अदा किया। वो लम्हा जैसे वक्त रुक गया हो। कबूल है। महानूर ने जब ये अल्फाज कहे तो मेरी रूह ने सुकून का सांस लिया।
निकाह के बाद हवेली की फिजा मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। दुश्मनी की दीवारें गिर चुकी थीं, मगर तकदीर अभी खामोश नहीं थी। शाम के वक्त जब मैं बीजान के पास गया तो वो बहुत पुरसुकून लग रही थी। बेटा, आज मेरा फर्ज पूरा हो गया। मैंने हैरत से पूछा, क्या मतलब बीजान? उन्होंने धीरे से कहा, ज़ीगम खान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का कफारा अदा कर दिया। अब बाकी फैसला ऊपर वाले का है। मैं उनके चेहरे पर देखता रह गया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी दूसरे जहां की खबर रखती हों। उसी रात वो खामोशी से दुनिया छोड़ गई। उनकी मौत ने पूरे घर को हिला कर रख दिया। ज़ीगम खान पहली बार कमजोर दिखाई दिए। वो बार बार कहते, मैंने देर कर दी ज़ावियार, बहुत देर। मानूर उनके पास जाकर बैठी, उनके हाथ थाम कर बोली, दादा जान, आपने कुछ नहीं खोया, बल्कि जो टूटा था उसे जोड़ दिया। आपने हमें इज्जत दी, अपना नाम दिया। ज़ीगम खान ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, दुआ करना कि मेरा आखिरी सफ़र सुकून से गुजर जाए। चंद दिन के बाद मैं और मानूर हवेली के पीछे बाग में बैठे थे। उसने हल्की आवाज़ में कहा, ज़ावियार, अगर कभी ज़िंदगी ने तुम्हें मुझसे शिकायत का मौका दिया तो एक वादा करो, तुम दुश्मनी नहीं करोगे। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, मैंने दुश्मनी की ज़मीन पर मोहब्बत का पौधा लगाया है, अब वही मेरा ईमान है। मानूर ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर शायद बीजान का ख्वाब सच हो गया। कौन सा ख्वाब? मैंने पूछा। वो कहती थी, जब दो खानदानों की नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी तब हवेली के दरो दीवार भी सुकून की तस्बीह पड़ेंगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, और वो वक्त आ चुका है। हवा में हल्की सी खुशबू घुल गई थी, शायद बीजान की दुआओं की। उस दिन के बाद से मैं जान गया था कि मोहब्बत सिर्फ दिलों में नहीं, नस्लों में भी सुलह करवा देती है। मैंने दादा जान के हुजरे की दीवार पर उनकी बेटी नायला और सरदार असलम खान की तस्वीर एक साथ लटका दी। ज़ीगम खान जब उसे देखते तो खामोशी से कहते, अब सब कर्ज अदा हो गए ज़ावियार। मैं ये पूरा किस्सा अपने दिल में रखता हूँ, क्योंकि एक ऐसी अनोखी दास्तान है जिसने दुश्मनी की आग में मोहब्बत के फूल खिलाए। मुझे यकीन है दादा जान ने यह सब खुद ही ख़त्म कर दिया था, और वो अब हमें अपनी गलतियों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैंने अपनी माँ नूर को पा लिया था, और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। मुझे इस बात पर फख्र था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा एक गलत मकसद को एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंचा दिया था। और मैं सोचता, कभी कभी एक दुश्मनी ख़त्म करने के लिए एक मोहब्बत काफ़ी होती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।